बिल्कुल नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये बहुत ही खास तरीके का पत्थर था जिसे मैंने आपको बेचा था। और याद है, मैं आपसे रास्ते में कह भी रहा था कि मैंने आपकी शक्ल पहले कहीं देखी है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये पत्थर मैंने सिर्फ आपको ही बेचा था, क्योंकि ये इकलौता ही ऐसा पत्थर का टुकड़ा है। अवनी अब भी मुड़ कर उस पत्थर, रिया और गौतम को देखे जा रही थी, इसलिए गौतम ने तुरंत मोनू की बात को हवा में उड़ाते हुए बोला, चलो चलो छोड़ो इस बात को। ये कोई इतना अहम मुद्दा नहीं है जिस पर हम लोग यहाँ पर खड़े होकर चर्चा करें। ऊपर से बारिश भी शुरू हो चुकी है। इससे पहले कि पानी काफी ज्यादा भर जाए, हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा। ये कहकर गौतम ने रिया और मोनू को कार में बैठने के लिए कहा। रिया उस पत्थर को अपने कलेजे से लगाए सिर्फ गौतम की तरफ देख रही थी। उसे अपने आसपास की दुनिया का कोई ख्याल नहीं था। उसकी नजरें तो गौतम पर जाकर टिक चुकी थीं। वो गौतम के सपने बुनने लगी और मन ही मन बोली, आई न्यू इट, मेरा हीरो गौतम ही है। उस आदमी की कद काठी बिल्कुल गौतम जैसी ही थी। नो वंडर उस हादसे के बाद मैं गौतम की तरफ खींची जा रही थी, लेकिन गौतम इस बात से मना क्यों कर रहा है? कितना मॉडेस्ट है गौतम। एक तरफ वो नील है जो कुछ ना करके भी चिल्ला चिल्ला कर हर बात की क्रेडिट लेता है, और एक तरफ गौतम जो इतना कुछ करके भी चुप है। उस दिन भी इसने नकाब पहनकर मुझे गुंडों से बचाया, और आज भी मेरी इज्जत गौतम ने ही बचाई है। जहां रिया गौतम को देखे जा रही थी, वहीं अवनी चुपके से रिया को कार के शीशे से देख रही थी। वहीं दूसरी ओर गौतम ने कार स्टार्ट की और वहां से जाने लगे, और जाते जाते वो सौरभ और नील को साइड मिरर से देख रहा था, जहां सौरभ और नील के बीच बहसबाजी हो रही थी। सौरभ नील से कह रहा था, तुमने तो मेरी नाक ही कटा के रख दी। अगर इस तरीके की कोई प्लानिंग करनी ही थी तो सोच समझ कर तो करते। इन दिनों की मेरी ही प्लानिंग देख लो, कम से कम मुझसे ही कुछ सीख लेते। मुझे तो तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। नील को सौरभ की इस बात का बहुत बुरा लगा और उसने सौरभ से पूछा, तो क्या डैड आप भी मुझे ही कसूरवार समझते हैं? मैं पहले ही बता दूं कि मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी थी। वो तो इस गौतम के बच्चे ने गलत टाइम पर आकर सब कुछ खराब कर दिया। पता नहीं इसे भी आज इस वक्त पर ही क्यों टपकना था, जब मैं इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने वाला था। एक तरफ से सौरभ को गौतम का कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा था, और दूसरी तरफ उसे गायत्री देवी की फिक्र खाई जा रही थी कि जब उसे गायत्री देवी को जवाब देना होगा तब वो इस हादसे के बारे में कैसे बताएगा। नील ने सौरभ से पूछा, क्या हुआ डैड, किन ख्यालों में गुम हो गए? सौरभ ने अपने मुंह पर उंगली फेरते हुए बोला, किसी ख्याल में नहीं डूबा, केवल ये सोचकर परेशान हूं कि आखिर ये गौतम चीज क्या है। इतने सालों से ये जो अपने आप को पोर्ट्रे करता आ रहा है, असल में ये वो है नहीं। आज जो रूप मैंने इसका देखा उससे मुझे नहीं लगता कि वही गौतम है जिसको हम लल्लू समझते आए हैं और घर का एक मामूली सा आदमी समझकर उस पर ताने कसते आए हैं। ये कुछ और ही चीज है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी दादी सा को क्या जवाब दूंगा। जो तुमने आज किया है ना, उसके बाद मुझे लगता है कि अब गौतम और अवनी के अलावा हमारे पास और कोई मोहरे नहीं है। हमें इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करना होगा। नील ने बोला, डैड मैंने क्या किया है? और जो भी है आप सच सच दादी साहब को बता दीजिए। मैंने तो सब सही करने की कोशिश की थी। मुझे लगा था कि अगर मैं रिया की नजरों में हीरो बन जाता तो हो सकता है कि वो लोग हमारी कंपनी में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते, जिससे हमारा ही मुनाफा होता। लेकिन ये बार तो मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। मुझे यकीन है कि दादी साहब मेरी बात समझ जाएंगी। एक तरफ सौरभ नील के ओवर कॉन्फिडेंस से परेशान हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अवनी रिया की हरकत से इरिटेट हो रही थी। बारिश बहुत हो रही थी, इसलिए गौतम का पूरा फोकस कार को चलाने में था। वहीं रिया अपने ही ख्यालों की दुनिया में गुम थी। वो अपने हाथ से उस सफेद रंग के पत्थर को घुमाए जा रही थी और एक टक गौतम को देखे जा रही थी, और अवनी रिया को अभी भी कार मिरर से घूरे जा रही थी। रिया का गौतम को यूं देखना अवनी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे बहुत जेलसी महसूस हो रही थी। एक औरत होने के नाते वो दूसरी औरत के जज्बात अच्छे से समझ सकती थी। अवनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो गौतम को लेकर पॉजिटिव भी फील करेगी। सुलेखा भी काफी देर से रिया को नोटिस कर रही थी और उसने गौतम की पीठ पर हाथ रखते हुए बोला, वाह भाई गौतम, तुमने आज जो किया उससे तो तुमने घर जमाई की डेफिनेशन ही बदल दी। मैं तो घर जमाइयों को बहुत छोटी नजरों से देखती थी। उन्हें एक ऐसा इंसान समझती थी जिनकी दुनिया और समाज में कोई इज्जत ही नहीं होती। लेकिन आज जो तुमने किया ना, सिर्फ अपनी बीवी के लिए बल्कि एक पराई लड़की के लिए भी, उससे मेरे ख्याल बिल्कुल बदल चुके हैं।
अगर घर जमाई तुम्हारे जैसे होते हैं तो मैं भी चाहूंगी कि रिया के लिए मुझे तुम्हारे जैसा कोई घर जमाई मिले। सुलेखा की ये बात अवनी को अच्छी नहीं लगी और वो मन ही मन सोचने लगी, कहीं ये लोग इतनी चकरी चुपड़ी बातें करके और गौतम को प्यार भरी नजरों से देखकर उसे अपनाना तो नहीं चाहते। कहीं ये लोग रिया के लिए तो गौतम को पसंद नहीं कर रहे। अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? अवनी के मन में तरह तरह के सवाल घूम रहे थे जिसका जवाब अभी तक उसके पास नहीं था। वो गौतम को लेकर बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी। तभी गौतम ने सुलेखा की ओर अपना मुंह मोड़ते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है चाची। मैं समझता हूँ कि अगर मेरी जगह कोई भी समझदार लड़का होता तो यही करता। आखिर लड़कियों को प्रोटेक्ट करना हम लड़कों का ही तो फर्ज है, और अगर हम ही इन्हें यूं अकेला छोड़ देंगे तो फिर हमारे ऊपर लानत है। गौतम जो भी कर रहा था, जो भी कह रहा था, वो सभी बातें और उसके सभी एक्शन रिया के दिल पर एक गहरा असर डाल रहे थे। उसके मन में गौतम को लेकर फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, लेकिन वहीं अवनी की जेलसी भी बढ़ती जा रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।